तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आर्ट सेंटर उसरा में आपका स्वागत है। आज मैं पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीतिक विज्ञान का प्रथम अध्याय राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां के अंतर्गत लघु उत्तरीय प्रश्न समझाने के लिए जा रहा हूं। ठीक है प्यारे बच्चों, लघु उत्तर प्रश्न बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं प्रथम अध्याय के अंतर्गत कुल 4 वीडियो पहले बना चुका हूं। यदि आप 4 वीडियो नहीं देखे हैं तो सर्वप्रथम आप इन चारों वीडियो को देखें, जिससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, फिर आप प्रश्न उत्तर करिएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, इस वीडियो में मैं आपको लघु उत्तरीय प्रश्न कराने के लिए जा रहा हूं। ठीक है प्यारे बच्चों, इस वीडियो में मैं आपको ना तो MVVI प्रश्न बताऊंगा और ना ही VVI प्रश्न बताऊंगा और ना ही आपको मैं PDF फाइल दूंगा। प्यारे बच्चों, यदि आप लघु उत्तर प्रश्न में MVVI और VVI प्रश्न जानना चाहते हैं तो आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है, मेरे चैनल पर जाइए, ज्वाइन बटन लिखा होगा, 12th पेड कोर्स ज्वाइन कीजिए, जिसका शुल्क आपको 159 लग जाएगा। ठीक है, 159 पर मंथ लग जाएगा। जब आप 159 पे कर देंगे तो आपको पेड वीडियो खुल जाएगा, जहां आपको MVVI और VVI प्रश्न देखने को मिलेंगे, साथ ही साथ PDF फाइल देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आते हैं प्रथम प्रश्न पे। आपका प्रथम प्रश्न है, स्वतंत्रता के बाद राष्ट्र के समक्ष कौन सी चुनौतियां थी। ठीक है प्यारे बच्चों, मैंने आपको प्रथम वीडियो में 3 चुनौतियां पॉइंट को समझाया था। उस पॉइंट के अंतर्गत हम देखे थे, जब हमारा प्यारा देश भारत आज़ाद हुआ तो आज़ादी के बाद परेशानी तो बहुत था, लेकिन जो सबसे बड़ा परेशानी मुख्य रूप से प्यारे बच्चों कितना था, तो 3 था। ठीक है, तो इस प्रकार हम इसका उत्तर देंगे। स्वतंत्रता के बाद राष्ट्र के समक्ष मुख्य रूप से 3 चुनौतियाँ थी, जो कि निम्नलिखित है। पहला था कि राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने की चुनौती, दूसरा था लोकतंत्र को कायम रखने की चुनौती और तीसरा था सभी वर्गों का विकास करने की चुनौती। प्यारे बच्चों, राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने की चुनौती के अंतर्गत मैंने आपको समझाया था कि जब हमारा प्यारा देश भारत आज़ाद हुआ तो आज़ादी के बाद क्या था कि हमारे देश में जो है अनेक प्रकार का भाषा बोला जाता था, अनेक प्रकार का संस्कृति था। ठीक है, अनेक प्रकार का जातियाँ था, धर्म था, तो जिसके कारण इतना विविधता था तो सभी को डर लगता था कि कहीं आगे चलकर भारत कई खंडों में ना पड़ जाए। ठीक है, तो इसे देख करके जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहे थे, जवाहरलाल नेहरू ने कहे थे कि भले ही हमारे देश में विविधता है, लेकिन हम लोग साथ साथ खुशी खुशी रहते हैं। मानो जैसे एक अदृश्य सूत्र से बंधे हो, वो अदृश्य सूत्र क्या था, तो प्रेम बंधन का था। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, हमारे सामने सबसे बड़ा चुनौती बन जाता है कि हम लोग कैसे जो है एकता को सूत्र को कायम बना सके, यानी कि राष्ट्रीय एकता को बना सके। ठीक है, तो राष्ट्रीय एकता बनाने की चुनौती। प्यारे बच्चों, इस सब पॉइंट को हम प्रथम वीडियो में भी अच्छे से समझा है, और पुराने वीडियो को देख करके इसे अच्छे से समझ लें। ठीक है, इसी प्रकार दूसरा पॉइंट है लोकतंत्र को कायम रखने की चुनौती। मैंने आपको बताया था कि आज़ादी के बाद दूसरा सबसे बड़ा समस्या यह था कि किस प्रकार सभी धर्मों को, जातियों के व्यक्तियों को समान अधिकार दिया जाए, यह सबसे बड़ा चुनौती था। ठीक है, और प्यारे बच्चों, जो थर्ड पर निकल कर के आता है कि सभी वर्गों का विकास। प्यारे बच्चों, हमारे सामने एक ऐसा चुनौती था, यानी तीसरा बड़ा चुनौती यह था कि जितने भी धर्म के लोग हैं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, या इसके अंतर्गत जो भी जातियाँ, चाहे ब्राह्मण हो, दलित हो, हमें एक ऐसा नियम बनाना था, संविधान बनाना था, जिस संविधान से सभी का विकास हो सके। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आज़ादी के बाद हमें मुख्य रूप से 3 चुनौती देखने को मिला। ठीक है प्यारे बच्चों, इस प्रश्न को घुमा करके भी आता है कि आज़ादी के बाद किन समस्याओं ने सर उठाया, तो किन समस्या ने सर उठाया, तो यह 3 समस्या ने सर उठाया। ठीक है, इसे यदि आप और अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप पुराने वीडियो देख करके समझें। ठीक है प्यारे बच्चों, मैं एक बात बोलना भूल गया कि यदि आप इसे कॉपी में लिखना चाहते हैं तो आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, मैंने लिंक दे रखा है, और हमारे वेबसाइट से इसे कॉपी में अच्छे से लिख दें। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट है भारत में विविधता में एकता है, अर्थ स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, इसका उत्तर क्या हो जाएगा। हमारा प्यारा देश भारत एक विशाल देश है, जिसमें अनेक धर्मों, समुदायों, संस्कृतियों, जातियों, संप्रदायों, भाषाओं आदि के लोग रहते हैं। हमारे देश में इतना विविधता होने के कारण, ठीक है, इतना विविधता होने के कारण सभी लोग एक साथ खुशी खुशी रहते हैं। ठीक है, यानी कारण नहीं होगा यहाँ पर। ठीक है, यानी कि हमारे देश में इतना विविधता होने के बाद भी सभी लोग क्या है, तो एक साथ खुशी खुशी रहते हैं, जैसे मानो वे एकता के अदृश्य सूत्र से क्या हो, तो बंधे हों। ठीक है, इसलिए नेहरू ने कहा कि विविधता में क्या है, कि एकता, यानी कि भारत में विविधता में एकता है। ठीक है प्यारे बच्चों, नेहरू जी का कहने का मतलब यह था कि
अब देखिए प्रश्न है कि भारत में विविधता में एकता है, ठीक है, यानी कि हम लोग जानते हैं कि हमारे देश में अनेक धर्मों के लोग रहते हैं, अनेक संस्कृतियां हैं, अनेक प्रकार की जाति हैं, फिर भी हम लोग जो हैं एक साथ खुशी खुशी रहते हैं। यह खुशी का राज क्या है? तो भाईचारे का राज है, प्रेम का राज है। तो क्या इस प्रेम बंधन को हम लोग देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं। इसलिए इस प्रेम बंधन को कहा जाता है अदृश्य बंधन। कि क्या कहा जाता है? अदृश्य बंधन। इसे देख करके भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने क्या बोले? जवाहरलाल नेहरू ने बोले कि भारत में भले ही विविधता है, लेकिन विविधता में क्या है? तो एकता है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आपको ऑब्जेक्टिव में भी प्रश्न आता है, किसने कहा विविधता में एकता है? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? तो जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, शरणार्थी कौन थे, उनका पुनर्वास कैसे किया गया? प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताया था कि जब हमारा प्यारा देश भारत का बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान में जो अल्पसंख्यक हिंदुओं थे उन्होंने अपने प्राणों की रक्षा खातिर कहाँ शरण लिए? तो भारत में शरण लिए। अब जैसे ही उन्होंने शरण लिए तो वो क्या कहलाए? तो वो शरणार्थी कहलाए, ठीक है। तो इसका उत्तर हम लोग देख लेते हैं। 1947 में भारत का विभाजन हुआ। पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं ने अपने प्राणों की रक्षा खातिर भारत में शरण ली, ठीक है। पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थियों ने पश्चिम बंगाल व असम में शरण ली। तो पश्चिमी पाकिस्तान से आने वाले लोगों ने पूर्वी पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश आदि में शरण ली, ठीक है। अब देखिए प्यारे बच्चों, जो लोग आए भारत में शरण लिए, ठीक है, पहले वो जो पाकिस्तान में था, उनका घर था, बंगला था, जो भी काम वाम करते थे, तो उनको छोड़ करके भारत आए, तो क्या वे लोग बेरोजगार हो गए? उनके पास रुपया तक नहीं था कि वो अपना भरण पोषण कर सके, ठीक है। तो सरकार इनके लिए क्या किया? ठीक है, तो सरकार ने रहने को मकान दिए, नौकरियां दी, कोई काम धंधा चलाने हेतु वित्तीय सहायता दी, ठीक है। यह कौन किया? तो आपको सरकार ने किया, ठीक है। और यहाँ तक कि हम देशवासी यानी कि जनता जो है, जनता ने भी इस काम में बहुत ज़्यादा क्या किया? तो सहयोग दिया, ठीक है। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट है, इसे और भी प्यारे बच्चों यदि समझना चाहते हैं तो आपको तीसरा वीडियो में है ना मिल जाएगा, विभाजन विस्थापन में, अच्छे से और इसे समझ लीजिएगा, ठीक है। प्रश्न है, किन 4 देशी रियासतों का भारतीय संघ में विलय अन्यों की तुलना में कठिन साबित हुई? प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताया था रजवाड़े वाले वीडियो में कि भारत में कुल रजवाड़ों की संख्या 565 थी, जिनमें से 4 ऐसे रियासत थे जिसे भारत में मिलाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल साबित हुआ। वो 4 रियासत मतलब रजवाड़ा, प्यारे बच्चों, रजवाड़ा कहिए, रियासत कहिए, बात बराबर है, ठीक है। वो 4 रजवाड़ा कौन कौन था? पहला जम्मू कश्मीर, दूसरा हैदराबाद, तीसरा जूनागढ़ और चौथा मणिपुर, ठीक है। प्यारे बच्चों, ये चारों रजवाड़ा को मुश्किल क्यों रहा, इनका सारा कहानी मैं रजवाड़े वाले वीडियो में बता चुका हूँ, शायद ये तीसरा वीडियो होगा, आप लोग इसे देख लीजिएगा, ठीक है। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट है, द्विराज सिद्धांत क्या है? ठीक है, प्यारे बच्चों, देखिए द्विराज सिद्धांत के बारे में, यानी द्विराज सिद्धांत का प्रतिपादन कौन किया था? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था, ठीक है। प्यारे बच्चों, मोहम्मद अली जिन्ना का कहना था कि भारत किसी एक कौम का नहीं है, कौम मतलब धर्म, किसी एक धर्म का नहीं है, बल्कि कितने धर्म का है? तो 2 धर्म का है। वो 2 धर्म कौन? एक तो हो गया हिंदू और दूसरा हो गया मुस्लिम, ठीक है। और हमें मुस्लिम धर्म के आधार पर हमें क्या चाहिए? तो हमें पाकिस्तान देश चाहिए। यह कौन बोला? तो यह अली जिन्ना बोला, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, इसका उत्तर हम लोग देख लेते हैं। द्विराज सिद्धांत की बात मोहम्मद अली जिन्ना ने प्रस्तावित की थी, ठीक है। इस सिद्धांत के अनुसार मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि भारत एक कौम नहीं होगा, कौम का नहीं है, बल्कि हिंदू और मुसलमान नाम की 2 कौम का है। द्विराज सिद्धांत के आधार पर मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र पाकिस्तान की स्थापना की गई, ठीक है। नेक्स्ट है, सामाजिक और आर्थिक न्याय का अर्थ स्पष्ट कीजिए, ठीक है। प्यारे बच्चों, देखिएगा, जैसे ही हम लोग आज़ाद हुए तो आज़ादी के बाद हमारे सामने किस चीज़ का समस्या था? तो भुखमरी का था, गरीबी का था, बीमारी का था, ठीक है। तो जितना भी समस्या रहा, अब इन समस्या का प्यारे बच्चों हल कैसे किया जाएगा? वो हल किया जाएगा धन से, ठीक है। तो धन से हल किया गया। यह धन किसके काम में आया? तो समाज के काम में आया। इसलिए इसे हम सामाजिक न्याय कहें या आर्थिक न्याय कहें तो बात बराबर है, कोई भी आपको दिक्कत नहीं है, दोनों में से कोई है, आपको यह उत्तर लिख देना है, ठीक है। तो उत्तर हो जाएगा कि देश में रहने वाले पिछड़े एवं दुर्बल वर्गों का विकास होना जरूरी है। इसलिए संविधान में अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां तथा सामाजिक व शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े अन्य वर्गों के कल्याण हेतु आरक्षण की व्यवस्था की गई।
नेहरू ने कल्याणकारी राज्य के प्रतिमान को सराहा जिसका ध्येय गरीबी, भुखमरी, बेकारी, बीमारी जैसे रोगों का निराकरण है। ठीक है, नेहरू का यही आग्रह बना रहा कि सामाजिक व आर्थिक न्याय के बिना देश में राष्ट्र निर्माण ध्येय सिद्ध नहीं हो सकता। मतलब कि नेहरू ने कहा कि जब तक हम कमजोर लोगों को मजबूत नहीं बना देंगे तब तक राष्ट्र निर्माण का कार्य सिद्ध नहीं हो पाएगा। यहाँ ध्येय का मतलब कार्य से लिया गया है। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट है कि भाषा नीति से आप क्या समझते हैं, यानी कि भाषा नीति क्या है। ठीक है, देखिए, एक साझी राष्ट्रीय भाषा का होना आधुनिक राष्ट्र राज्य का एक प्रमुख लक्षण है। भाषा लोगों में भावनात्मक एकता उत्पन्न करती है जो राष्ट्र निर्माण व उसके सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भाषा से ही किसी जन समूहों की पहचान होती है। प्यारे बच्चों, भाषा नीति यानी भाषा एक इतना पावरफुल है कि लोगों को क्या करता है तो एकता के सूत्र में बांध देता है। ठीक है, यानी एक तरह का भावनात्मक होता है। आपने देखा था कि आंध्र प्रदेश का रचना किस प्रकार से हुआ, तो भाषा के आधार पर हुआ। मतलब कि जो लोग तेलुगु बोलते थे सभी लोगों ने आंदोलन शुरू कर दिया कि मुझे तेलुगु भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य चाहिए, आंध्र प्रदेश सेना राज्य चाहिए। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट आपका प्रश्न है 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम पर एक संक्षिप्त लिखिए। प्यारे बच्चों, मैंने आपको सेपरेट एक वीडियो बना चुका हूं कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम। यदि आप और अच्छे से समझना चाहते हैं तो वो वीडियो देख लिए, राज्य पुनर्गठन। ठीक है प्यारे बच्चों, इसमें आपका शुरू होता है 1953 के कहानी से। चूंकि लघु में सबसे ज़्यादा प्रश्न यही आते हैं इसलिए मैंने सिर्फ एक ही प्रश्न मैंने दिया। ठीक है, दीर्घ में मैं आपको कर दिया हूँ इसलिए लघु में मैं आपको नहीं लिखा रहा हूँ। तो हम लोग 56 वाला कहानी देख लेते हैं। 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम पर संक्षिप्त नोट लिखे। ठीक है प्यारे बच्चों, फजल अली आयोग, तो क्या फजल अली एक्चुअली में क्या था कि राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे। ठीक है, तो जब फजल अली का रिपोर्ट 1955 में आई जिसके आधार पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम बना, इसके तहत भारत में भाषाई आधार पर 14 राज्यों का निर्माण किया गया तथा 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। प्यारे बच्चों, एसपीपीडी में आपको 5 लिखा होगा, लेकिन एनसीईआरटी और बिहार बोर्ड के बुक में आपको कितना लिखा हुआ है तो 5, इसलिए हमें एनसीईआरटी को फॉलो करना है। ठीक है, 5 के साथ 6 एनसीईआरटी और बिहार बोर्ड में 6 लिखा हुआ है, एसपीपीडी में 5 लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये हम लोग 6 को ही लेकर के चलेंगे। 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। बॉम्बे और पंजाब को द्विभाषी राज्य बनाया गया, मैंने आपको समझाया था राज्य पुनर्गठन आयोग में। ठीक है, इसलिए वहाँ विरोधी आंदोलन हुए जिसके फलस्वरूप उनका विभाजन करना पड़ा। अतः 1960 में गुजराती भाषी लोगों का गुजरात बना। 1986 में पंजाबी का हिंदी भाषी क्षेत्र अलग करके हरियाणा बना। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, यदि और इसे अच्छे से समझना चाहते हैं तो मेरा सेपरेट वीडियो है राज्य पुनर्गठन पे, उससे आप जाकर के समझ ले। प्यारे बच्चों, देखिए, इसके अलावा भी आप एसपीपीडी में बुक देखे होंगे, केंद्र शासित प्रदेश और राज्य में अंतर स्पष्ट करें, जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, कैसे, कश्मीर समस्या क्या है। तो प्यारे बच्चों, ये और शिमला समझौता से आप क्या समझते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये सारा का सारा प्रश्न आपको प्रथम अध्याय में नहीं है। ठीक है, यह किस अध्याय में है तो यह आपको 8वां अध्याय में है। ठीक है, चूंकि एसपीपीडी क्या करता है वो सभी बोर्ड को लेकर के चलता है, जैसे झारखंड बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, बिहार बोर्ड, इसलिए वो थोड़ा सा खिचड़ी कर करके आपको दे दिया है। लेकिन बिहार बोर्ड के अंतर्गत आपको लघु इतना ही है, इससे बाहर आपको एग्जाम में प्रश्न देखने को नहीं मिलेगा। तो प्यारे बच्चों, जम्मू कश्मीर भारत का अंग कैसे बना, शिमला समझौता क्या है, ये सारा का सारा हम लोग कहानी चैप्टर 8 में ही देखेंगे। ठीक है, तो लघु आपका कंप्लीट हो गया। प्यारे बच्चों, यदि आप इन 8 में MVVI प्रश्न जानना चाहते हैं जो कि बिहार बोर्ड में 2022 में आएंगे, ठीक है, उसके लिए आपको ज्वाइन करना ही पड़ेगा। ठीक है, आप चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन जहां लिखा होगा JOIN, ज्वाइन को क्लिक करें, आपको 12th पेड कोर्स लिखा मिलेगा 159 का, 159 पेड करें, आपको MVVI का वीडियो खुल जाएगा। ठीक है, जिससे आप VVI और MVVI और VVI प्रश्न को देखेंगे, साथ ही साथ पूरा का पूरा मटेरियल को PDF फाइल में डाउनलोड कर पाएंगे और डेली आप हमसे प्रतिदिन लाइव चैट कर पाएंगे। ठीक है, यानी किसी भी प्रकार का दिक्कत हो तो मैं आपको एट टू टाइम सपोर्ट करूंगा। तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।